In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. My dear viewers, Assalamu alaikum. Today I'm here with explanation of the poem A Dream Within a Dream by Edgar Allan Poe. This lecture includes explanation or analysis of the poem, paraphrasing, adverb phrases and adverb clauses as well. This video is going to be useful for the students of grade 11 and the viewers on the large scale if they wish to learn adverb phrases and clauses in detail or an easy way. I hope you would like this video, but I request at the same time, don't forget to press like button. Do share your comments as well. Subscribe my channel if you have not subscribed it before. I'll be grateful. Now, starting our poem with introduction. This poem is written by Edgar Allan Poe, which was first published in 1849. The poet seems doubtful about the reality of life. In this poem, the poet is very much confused. He has perplexed feelings regarding the reality of life. He questions the reality of life. वो जिंदगी के बारे में सवाल करता है कि ये जिंदगी है क्या? क्या जिंदगी में कोई हकीकत पोशीदा है या ये महज एक ख्वाब है? He says that if life is a reality, then why it is not permanent? अगर जिंदगी हकीकत है, अगर ये सच है ये जिंदगी, तो ये मुस्तकिल क्यों नहीं है? ये परमानेंट क्यों नहीं है? ये ख़त्म क्यों हो जाती है? Then he says that life is transient. जिंदगी जो है वो गुजरती जा रही है. We gain and then lose people and things on the way of life. इस गुजरती हुई जिंदगी में हमारे रास्ते में बहुत से लोग आते हैं, हमें वो लोग मिलते हैं, फिर वो लोग हमसे खो जाते हैं और जिंदगी में और बहुत सी चीज़ें हैं. बट इन द एंड एवरीथिंग बिकम्स अ ड्रीम. और आखिर में हमें ऐसे लगता है कि हर चीज़ एक ख्वाब बन जाती है. हर गुजरता लम्हा एक ख्वाब है. ऐसा लगता है कि हमने एक ख्वाब देखा. Every passing moment becomes a dream. हर गुजरता हुआ लम्हा एक ख्वाब बन जाता है. Therefore, the poet laments over the transient nature of life. जिंदगी की जो जिंदगी के गुजर जाने पे. Transient means आर्जी. जिंदगी के इस आर्जी होने पे पोएट अफसोस करता है. The poem is dense with the poet's profound feelings and his perplexed state of mind. पूरी नज़म ही जो है वो पोएट के जो profound means बहुत जो गहरे एहसासात हैं और उसके जो कंफ्यूज किस्म की जो उसकी सोचें हैं, ये पोएम उससे भरी पड़ी है. The poem consists of 24 verses. 24 lines हैं इस पोएम की, divided into 2 stanzas. One stanza consists of 11 lines while second 13 lines. This is the composition of the poem. In the first stanza, the poet seems gloomy and has his heart aching. पहले शेर में, पहले स्टैंजा में शायर जो है वो उदास नज़र आता है और उसका दिल जो है उसमें वो दर्द महसूस कर रहा है अपने दिल में. वाइल पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलवेड, अपनी जो बिलवेड, इट इज़ सेड दैट दिस बिलवेड इज़ हिज बिलवेड वाइफ.
अपनी वाइफ से जब वो अलग हो रहा है, उससे जुदा हो रहा है या अपनी बिलवड से अलग हो रहा है, तो उसके दिल में बहुत वो दर्द महसूस करता है. ही गिव्स अ फेयरवेल किस ऑन हिज बिलवड्स ब्रो. अपने बिलवड के जो आई ब्रो है उस पे वो फेयरवेल किस करता है, विच शोज दैट पार्टिंग इज रियली पेनफुल फॉर हिम. जो ये बताता है कि ये जो जुदाई है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है. बट ही हैज़ टू एक्सेप्ट द एफेमरल नेचर ऑफ लव. लेकिन उसको मोहब्बत का जो आर्जी होना है, ये एकदम से गुजर जाना उन खूबसूरत लम्हात का, उसको कबूल करना पड़ता है. ही सेज दैट द ब्यूटिफुल डेज पास्ड इन द कंपनी ऑफ हिज बिलवड हैव बिकम अ ड्रीम नाउ. अब वो कहता है कि वो खूबसूरत दिन जो उसकी महबूबा के साथ उसके गुजरे, वो अब एक ख्वाब बन चुके हैं. Till now he has been living in an imaginative world of love. ऐसा लगता है कि अब तक वो मोहब्बत की एक तसव्वुराती दुनिया में रह रहा था. एंड his beloved's beauty, जहाँ पे उसकी महबूबा की खूबसूरती थी, which has vanished soon, और वो जल्दी ख़त्म हो चुकी है. True love is also a dream. इसका मतलब है, the poet means to say, शायर के कहने का मतलब है कि जो सच्ची मोहब्बत है वो भी एक ख्वाब है. He has lost all hope now. अब उसको कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, because his beloved is no more with him, कि अब उसकी महबूबा उसके साथ नहीं है. Hope has also flown away. उसकी जिंदगी से उम्मीद भी उड़ चुकी है. Now see, he has given a quality, personification to hope. उसने उम्मीद को पर्सोनिफाई किया है, गिविंग इट अ फ्लोइंग, अ फ्लाइंग क्वालिटी. नाउ होप हैज फ्लोन अवे, लीविंग हिज लाइफ एम्प्टी. जब उम्मीद भी बाकी नहीं रहती तो जिंदगी जो है वो खाली हो जाती है. लॉस ऑफ लव हैज ब्रॉट अपॉन हिम डिस्पेयर एंड सॉरो. ये जो मोहब्बत उसने खो दी, उसकी जिंदगी में उदासी और मायूसी ले आया है. नाउ द पोइट कंटेंड्स. अब वो इस बात को समझ लेता है, इस बात पे वो इत्तफाक कर लेता है, इस बात पे वो कनात कर लेता है दैट ऑल लाइफ एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि ये तमाम जिंदगी और जो इंसान का अपना वजूद है, इटसेल्फ इज अ ड्रीम. इंसान का, वो कहते हैं कि ये जिंदगी में जो कुछ हो चुका ये ख्वाब था, अब नहीं रहा. क्योंकि जैसे हम ख्वाब देखते हैं और फिर ख्वाब से जाग जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं होता हमारे पास, इसी तरह जो वो खूबसूरत दिन उसने अपनी महबूबा के साथ गुजारे, अब वो जाग चुका है उस ख्वाब से. दैट वॉज अ ड्रीम ओनली. अब उसे ये समझ आई कि वो जाग भी चुका है, फिर भी नथिंग इज रियल. His own existence itself is a dream. इंसान का जो अपना वजूद है वो भी एक ख्वाब है. Our life is a dream. हमारी जिंदगी एक ख्वाब है. And what we experience and go through in this life is another dream within a dream. पहले तो जिंदगी खुद एक ख्वाब है, फिर इस जिंदगी के अंदर जो वाकयात होते रहते हैं हमारे साथ, हम लोगों से मिलते हैं, जुदा हो जाते हैं, हम जो कुछ इस दुनिया में करते हैं वो एक ख्वाब के अंदर ख्वाब है. In the second stanza, the setting is totally changed. अब दूसरे स्टैंजा में, पहले स्टैंजा में उसकी मोहब्बत उससे दूर चली गई और तमाम होप, उसकी जो तमाम उम्मीदें हैं वो भी ख़त्म हो गई, जिसने उसको इस बात पे राज़ी कर दिया, मुत्तफ़िक कर दिया कि ज़िंदगी एक ख्वाब है और इस ज़िंदगी के अंदर जो कुछ हम करते हैं वो ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब है. जबकि दूसरे स्टैंजा में सेटिंग इज टोटली चेंज्ड. अब पोइट किसी और जगह पे खड़ा है. द पोइट इज सीन स्टैंडिंग ऑन अ सी शोर. वो साहिल समंदर पे खड़ा है. वेयर वेव्स आर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर लाउडली. जहाँ पे लहरें बहुत शोर से, बहुत ज़ोरदार तरीके से साहिल से टकरा रही हैं और बहुत शोर पैदा हो रहा है. ही स्कूप्स अप अ हैंडफुल ऑफ सैंड. वो अपने हाथ में मुट्ठी भर वो रेत उठा लेता है. एंड वॉन्ट्स टू ग्रैब इट टाइटली, नेवर विशिंग टू लेट इट गो. वो चाहता है कि वो इस रेत को मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ ले ताकि कभी भी इसको ना जाने दे. हियर वी कैन इंटरप्रेट द लाइन्स कि रेत वो अपनी महबूबा की बात भी कर सकता है. ही शुड होल्ड हिज बिलवड टाइटली, नेवर टू लेट हर गो.
कि कभी उसको ना जाने दे। और मे बी सैंड हियर इज टाइम और लाइफ इटसेल्फ। हो सकता है यहाँ पे रेत जो है वो जिंदगी की तरफ इशारा कर रही है। शायर चाहता है कि वो जिंदगी को पकड़ ले, जिंदगी को ना गुजरने दे, या इस वक्त को मजबूती से पकड़ ले ताकि ये इतनी जल्दी ना गुजरे, ये खूबसूरत लम्हात हमेशा उसके पास रहें। But surprisingly, the sand slips through his fingers in no time. लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ये रेत उसकी उंगलियों के जरिए स्लिप होती जा रही है उसके हाथों से, and goes deep into the sea, और समंदर में गहराई में गिर के गायब हो रही है। The poet starts weeping in anguish and sorrow, और शायर जो है वो बहुत गुस्से में और उदासी में रोने लग जाता है। He burst into tears. He pledges to God. वो अल्लाह से इल्तिजा करता है and asks, और पूछता है, if he could not hold sand or stop time for a moment, कि एक लम्हे के लिए भी वो इस रेत को नहीं पकड़ सकता, शायद टाइम की बात करें, इस वक्त को नहीं रोक सकता, टू द फुलेस्ट एंड एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, और भरपूर तरीके से इसको एंजॉय नहीं कर सकता। द वेव्स आर पिटीलेस, ये लहरें बहुत बेरहम हैं, विच वैनिश एवरीथिंग इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट, जो कि एक लम्हे में ही हर चीज को गायब कर देती हैं। लाइफ इज स्लिपिंग लाइक अ सैंड, इसी तरह जिंदगी भी एक रेत की तरह स्लिप होती जा रही है, फिसलती जा रही है, एंड इट इज लॉस्ट सून, और जल्द ही ये खो जाती है। देयरफॉर लाइफ इज अ ड्रीम, इसलिए जिंदगी एक ख्वाब है, एंड व्हाट वी कम अक्रॉस और डू इन लाइफ इज अनदर ड्रीम विद इन अ ड्रीम, और जो कुछ जिंदगी में हमारे सामने आता है, हमें मिलता है, ये जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं वो एक ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब है। फाइनली डेथ इज एन अवेकनिंग, और आखिरकार मौत जो है वही हम जब जागते हैं, हकीकी ज़िंदगी जो है वो मौत की ज़िंदगी है, तब हम इस ख्वाब से जाग जाते हैं। So these are the perplexed feelings, confused feelings of the poet who wants to understand the meaning of life. What is life? जिंदगी का मतलब, जिंदगी के मायने जानने की कोशिश करता है कि जिंदगी है क्या, और फिर वो एक बात पे मुत्तफिक हो जाता है कि जिंदगी बजाते खुद एक ख्वाब है, और इस जिंदगी के अंदर जो कुछ हम करते जाते हैं वो ख्वाब के अंदर एक ख्वाब होता है, एक और ख्वाब होता है, और जब हम उस ख्वाब से जाग जाते हैं तो हम फिर ख्वाब में ही रहते हैं, क्योंकि जिंदगी हकीकत नहीं है, ये ख्वाब है। हाँ, जब हम मर जाते हैं तो फिर हम हकीकी दुनिया में चले जाते हैं। ओनली डेथ इज अ रियलिटी, ही मीन्स टू से। Coming to stanza's explanation and paraphrasing. Now see the very first stanza. Stanza is, take this kiss upon the brow, and in parting from you now, thus much let me avow, you are not wrong who deem that my days have been a dream. Explanation. In this stanza, the poet is in grief. Now see the very first line of the stanza. Take this kiss upon the brow. How painful it is. The readers are feeling the same pain. Readers भी वही pain feel कर रहे हैं, because he is parting from his beloved, and it is a farewell kiss. The poet is in grief and torment as he is parting from his beloved. वो अपने beloved से जुदा हो रहा है। टॉर्मेंट एक तकलीफ में है, वो एक अजाब में है पोइट। एज ही इज पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलवेड, ही इज हाईली डिस्टर्ब्ड एज ही इज पार्टिंग फ्रॉम हर अनविलिंगली, ना चाहते हुए वो उससे अलग होना पड़ रहा है, एंड वॉन्ट्स टू कीप हर विद हिम फॉर एवर, वो अपनी बिलवेड को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। इट इज़ हार्ट शैटरिंग, बट ही हैज़ टू गिव अ फेयरवेल किस टू हिज बिलवेड, एज नथिंग इज परमानेंट एंड हैज़ टू कम टू एन एंड। इट इज़, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है कि उसने अपने बिलवेड को फेयरवेल कहना है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई चीज़ भी मुस्तकिल नहीं है, आखिर का हर चीज़ को ख़त्म होना है।
Then he realizes the truth in his beloved's saying that his days in the company of his beloved were just a dream. फिर वो महसूस करता है कि उसकी बिलवड ने उससे बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल सच कहा था कि ये जो उसके साथ दिन गुजर रहे हैं ये सिर्फ एक ख्वाब है, ये महज ख्वाब है. हो सकता है उसकी बिलवड ने ये वर्ड्स बोले हों, तो इसीलिए पोइट ने कहा कि दस मच लेट मी अवाउ, लेट मी एक्सप्रेस. अवाउ मीन्स एक्सप्रेस, मुझे अब एक्सप्रेस करने दो दैट यू आर नॉट रॉन्ग. तुम ठीक कहती थी, तुम गलत नहीं थी. who understand that my days have been a dream, कि ये जो तमाम दिन थे ये एक ख्वाब था, ये मोहब्बत महज एक ख्वाब था. Their union is nothing but only a dream which has a rude awakening. उनका जो मिलाप था वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ख्वाब था, और अब वो एक ख्वाब से जागे हैं और बहुत ही बिटर रियलिटी का सामना है. देयर इज सैडनेस प्रिवेलिंग इन दीज लाइन्स व्हेन द स्पीकर इज सेइंग गुड बाय टू हिज बिलवड. अपने बिलवड को गुड बाय कहते हुए इन लाइन्स में बहुत ज़्यादा उदासी पाई जा रही है. The use of imagery which appeals to the sense of sight. अब यहाँ पे it appeals to our sense of sight. The poet has used imagery. Poet ने imagery use की है जो कि हमारी sense of sight को अपील कर रही है. When he says take this kiss upon the brow, the readers are watching, like it appeals to the brow. It is so much clear, the image is so much clear that we ourselves are seeing him parting from his beloved. Kiss upon the brow and makes the readers feel the same pain felt by the speaker. Images are very clear. There is a use of alliteration in the line, that is the use of D. D की repetition हमें नज़र आ रही है. That my days have been a dream. Days, dream. Now see, there is a use of D. Repetition of D in the line. This is called, whenever there is a repetition of consonant sound, it is called alliteration. Now, paraphrasing of this stanza, take a kiss on your brow as we are parting now. And in parting from you, let me express and admit that you are not wrong when you think and tell me too that my days have been just a dream in your company. Our union is just a dream and it has to come to an end. Stanza number 2. Yet if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seem is but a dream within a dream. Now explanation. Now see, in the very first line he says that there is no hope left now. These lines highlight the importance of hope in one's life, definitely, and its effectiveness to keep up spirits during hard time. होप की अहमियत भी बयान की जा रही है यहाँ पे कि मुश्किल वक्त में ये उम्मीद है जो हमें मजबूत रखती है, हमें एहसास दिलाती है कि हमने आगे बढ़ना है. But here the poet laments that hope too has flown away. पहले तो पोइट इस बात पे अफसोस करता है when he is in fact feeling pain on the parting of his beloved. वो कहते हैं कि जैसे उसकी महबूबा के जाने के बाद अब उसको कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही. Here the poet laments that hope too has flown away. ये सारी उम्मीद ही ख़त्म हो गई, making him believe that nothing remains, even hope of reuniting with his beloved is gone. अब कुछ भी बाकी नहीं रहा और उसकी महबूबा से दोबारा मिलने की जो उम्मीद है वो भी ख़त्म हो चुकी है. होप हैज़ डिसीव्ड हिम. इस उम्मीद ने भी उसको धोखा दिया. एंड डिच्ड हिम इन अ नाइट और इन अ डे, और उसको छोड़ गई शायद दिन की रोशनी में और रात को, इन अ विजन और नन, देखते ही देखते या गायबाना तौर पे. He still believes that hope still remains with a person to some extent in order to keep him going. Now see in the line when he says that is it therefore the less gone? He says हो सकता है उम्मीद चली गई है,
रात के अंधेरे में या दिन की रोशनी में या मेरे देखते ही देखते या फिर बिल्कुल ही नहीं गई? इज इट देयर फॉर द लेस गॉन? क्या कुछ उम्मीद चली गई है? क्योंकि एक ऐसी उम्मीद है जो मुझे अब भी विच कीप्स मी गोइंग। तो वो कहता है कि ही स्टिल बिलीव्स दैट होप स्टिल रिमेन्स विद अ पर्सन टू सम एक्सटेंट, कि अब भी उम्मीद कुछ कुछ इंसान के साथ रहती है इन ऑर्डर टू कीप हिम गोइंग। इट इज स्टिल लिटिल होप लेफ्ट विच हैज रेस्क्यूड हिम थ्रू दीज हार्ड टाइम्स। इस मुश्किल वक्त में इस उम्मीद ने ही उसको बचाया। हाउएवर व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट इज जस्ट अ फैंटेसी। लेकिन जो कुछ माजी में हो चुका, जो कुछ उसका तजर्बा था, ये महज एक ख्वाब था, एक ख्याल था। एंड इट इज़ पेनफुल फॉर द पोइट, और ये सोच के ही शायर को बहुत दुख होता है। देन द पोइट आउट एंड आउट एग्रीज, और फिर वो मुकम्मल तौर पे इस बात पे रजामंद हो जाता है विद हिज बिलवेड, कि जो उसकी बिलवेड ने उसको कहा था, बाय रिपीटिंग द सेम आइडिया, जो उसी आइडिया को वो रिपीट करके कहता है दैट लाइफ इज़ बट अ ड्रीम, कि ये ज़िंदगी एक ख्वाब है। एंड व्हाट वी सी और डू इन द वर्ल्ड इज़ अनदर ड्रीम विद इन अ ड्रीम, और जो कुछ हम इस दुनिया में देखते हैं या करते हैं वो इस ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब होता है। द पोइट मीन्स टू से इफ़ लाइफ इटसेल्फ इज़ अनरियल, पोइट के कहने का मतलब है कि अगर जिंदगी बजाते खुद गैर हकीकी है, देन वट एवर इट होल्ड्स फॉर अस इज ऑल्सो फैंटेसी। तो इसके अंदर जो कुछ भी जिंदगी में हमारे लिए वो सब ख्वाब है, ख्याल है, अनरियल, ये अनरियल है, ये मतलब गैर हकीकी है। Here he justifies the title of the poem। यहाँ अब पोएम का जो नेम है, जो टाइटल है, यहाँ जस्टिफाई होता है, अ ड्रीम विद इन आ ड्रीम। Here the speaker is claiming that nothing is real but imaginary। यहाँ पे शायर जो है वो ये दावा करता है कि जिंदगी में कोई कुछ भी हकीकत नहीं है, सब महज ख्वाब और ख्याल है। लाइफ इज अ प्राइमरी ड्रीम। अब ड्रीम विद इन अ ड्रीम का क्या मतलब है? लाइफ इज अ प्राइमरी ड्रीम, ये जो जिंदगी है ये एक बुनियादी ख्वाब है। एंड व्हाट हैपन्स इन लाइफ इज अ सेकेंडरी ड्रीम, और जो कुछ जिंदगी में वाकयात हो रहे हैं ये दूसरा ख्वाब है। इफ ह्यूमन वेक्स अप फ्रॉम द सेकेंडरी ड्रीम्स, और जब सेकेंडरी ड्रीम से इंसान जागता है, ही इज नॉट स्टिल नॉट इन रियलिटी, वो फिर भी हकीकत में नहीं होता, बट ट्रैप्ड इनटू अ प्राइमरी ड्रीम, फिर भी वो जो बुनियादी ख्वाब है उसी के अंदर रहता है। हियर होप इज पर्सोनिफाइड, यहाँ पे उम्मीद जो है उसको एक शख्सी अहमियत दी गई, दैट होप हैज फ्लोन अवे, कि उम्मीद उड़ चुकी है। Now paraphrasing is, the hope is gone away in no time, maybe in a night or in a day, in a vision or in none, but it is gone। बट होप हैज़ नॉट फ्लेड अवे ऑल टुगेदर, लेकिन ये फिर भी मुकम्मल तौर पे गायब नहीं हुई, अब भी कुछ उम्मीद है। इट इज़ लेफ्ट विद मी टू इनकरेज मी टू बेयर द लॉस, कि मुझे वो इनकरेज करिए कि मैं इस बहुत बड़े नुकसान को बर्दाश्त कर सकूं। बट ऑल दैट वी सी और इट सीम्स टू अस इन द वर्ल्ड इज़ नथिंग बट जस्ट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, लेकिन इस दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं वो कुछ भी नहीं है, एक ख्वाब, ख्वाब के अंदर एक ख्वाब है। Stanza number 3 is, I stand amid the roar of a surf-tormented shore, and I hold within my hand grains of the golden sand. How few, yet how they creep through my fingers to the deep, while I weep, while I weep. Now see, there is a disturbance, total dejection and depression seen और प्रिवेलिंग इन द होल स्टैंजा। इस पूरे स्टैंजा में आपको अटर डिजेक्शन ऑफ द पोइट फील हो सकता है कि बहुत ही मायूस है पोइट। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दिस स्टैंजा द पोइट हैज़ चेंज द सेटिंग स्लाइटली, उसने हल्की सी सेटिंग चेंज कर दी है। एज ही स्टैंडिंग ऑन अ सनलिट शोर, एक बहुत ही धूप वाले वो साहिल पे खड़ा है, वेयर द वेव्स आर स्ट्राइकिंग द शोर वायलेंटली, और ज़ोरदार आवाज़ से लहरें साहिल से टकरा रही हैं। सर्फ टॉर्मेंटेड शोर शोज द डिस्टर्ब्ड फीलिंग्स ऑफ द पोइट हिमसेल्फ। ये असल में लहरों का इतना शोर नहीं है, ये पोइट के माइंड में चलने वाली डिस्टर्बेंस है, उसके दिल में जो कन्फ्यूजन और डिस्टर्बेंस है या पेन है, ये उसका शोर है।
There are storms and torments in his own mind and heart. उसके अपने दिल में तूफान चल रहे हैं और बहुत तकलीफ में है. He scoops up a handful of sand and try to hold it tightly. वो मुट्ठी भर रेत उठा लेता है और उसको बहुत मजबूती से पकड़ने की कोशिश करता है. Here, grains of golden sand refers either to his beloved or time. यहाँ पे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि गोल्डन सैंड या तो वो अपनी beloved के बारे में बात कर रहा है या वक्त के बारे में बात कर रहा है. But the sand slips through his fingers, whatever it is, whether it is his beloved or it refers to time, doesn't matter. It is slipping through his fingers. ये उसके हाथों से छूट रहे हैं. It refers, immediately foreign. Seeing this, the poet burst into tears in grief और बहुत सदमे में वो फूट के रोने लग जाता है. In the line, yet how they creep. Sand is compared to a creeping object. रेंगने वाले किसी ऑब्जेक्ट से रेत को तशबीह दी गई है. Holding sand in a palm is a temporary joy. इस मुट्ठी में आप उसने रेत को पकड़ लिया, ये एक आर्जी खुशी है which vanishes soon, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है. The poet seems quite helpless and pathetic. अब जो शायर है वो बहुत ही बेयारो मददगार महसूस कर रहा है खुद को. उसकी हालत काबिले रहम है. Roaring surfs in the stanza can be interpreted as reality. ये जो रोरिंग सर्फ्स हैं, बहुत ज़्यादा शोर की जो आवाज़ है, इसको आप एज अ रियलिटी, ये हकीकत है विच स्ट्राइक हार्ड ऑन द पोइट्स इमेजिनेटिव लैंड. जो शायर की जो तसव्वुराती जो ज़मीन है उस पर ज़ोर ज़ोर से वो स्ट्राइक करती है, उसके साथ टकरा रही है. द ऑफ द ग्रेन्स ऑफ सैंड, और जो रेत के जो पार्टिकल्स हैं, जो ज़रे उसके हाथ से गिर रहे हैं, इज़ अ सिंबल ऑफ पासिंग टाइम. ये गुजरते वक्त की निशानी है. उसकी तरफ इशारा कर रही है कि टाइम, वक्त कितना तेजी से फिसल रहा है हमारे हाथों से. ग्रेन्स ऑफ गोल्डन सैंड अपील्स टू द सेंस ऑफ साइट. नाउ सी अगेन, इमेजरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग. हम अपनी आंखों से महसूस, देखता हुआ खुद को महसूस रीडर्स कर रहे हैं कि कैसे उसकी उंगलियों के दरमियान से रेत फिसल के गिर रही है. देयर इज एन एलिट्रेशन अगेन इन द लाइन ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड. ग्रेन्स, गोल्डन, a sound of G, consonant G, and the sound of D in I hold within my hand. The metaphor of sand shows that one can never have a tight grip on reality and time. ये sand is used as a metaphor. Sand जो रेत है उसको metaphor के तौर पे यूज़ किया गया कि कभी भी इंसान वक्त पे या हकीकत पे इंसान की grip, इंसान का होल्ड नहीं हो सकता. वक्त गुजरता जाता है, हकीकत जो है वो हकीकत नहीं है, वो गुजरती जा रही है, हम उसको कभी नहीं पकड़ सकते. Paraphrasing, I am standing on a seashore among the loud roars of the waves striking violently against the shore. Among this disturbance, I hold grains of golden sand in the palm of my hand. I want to hold it tightly, never to let it go. But they keep slipping from my hand and through my fingers, going deep into the sea. While I weep and weep in grief and sorrow, why I couldn't hold this sand for a long time. Now, coming to the last stanza. Oh God! Now see how he pledges, how he asks Allah Almighty. Oh God, can I not grasp, hold? Can I not grasp them with a tighter clasp? Oh God, can I not save one from the pitiless wave? Is all that we see or seem but a dream within a dream? Now he questions about the reality of life. He turns to God and questions. In this stanza, the poet's condition is pathetic as he is in deep agony over the cruelty of life which is transient. वो जिंदगी की जो आर्जी होने पे
इस जुल्म पे वो बहुत ज़्यादा दुख में है। इट इज़ टेम्पररी, ये आर्जी है एंड इमेजिनेटिव और तसव्वुराती है, विच हैज़ टेकन अवे एवरीथिंग फ्रॉम पोइट्स लाइफ, जिसने पोइट शायर की ज़िंदगी से सब कुछ ले लिया है। ही अपील्स टू गॉड एंड आस्क्स हिम इफ ही कुड नॉट ग्रैस्प द सैंड। अब वो अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है और अल्लाह से पूछ रहा है कि क्या वो इस रेत को नहीं पकड़ सकता विद अ टाइटर ग्रिप, मजबूती से। मे बी ही रेफर्स टू हिज बिलवेड, वो अपने बिलवेड के बारे में बात कर रहा है। ही कैन नॉट कीप हर विद हिम फॉर एवर, और वी कैन इंटरप्रेट इट, और इट मे बी रेफरिंग टू टाइम। क्या ये टाइम को रेफर कर रहा है कि हम वक्त को नहीं पकड़ सकते, इसको गुजरने से नहीं रोक सकते। इफ नथिंग कैन बी परमानेंट, अगर जिंदगी में कोई चीज मुस्तकिल नहीं है, एंड बी एन एवर लास्टिंग, और कोई भी चीज आखिर तक रहने वाली नहीं है, एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय फॉर हिम, उसको जो कि हमेशा खुशी देने वाली कोई अगर ऐसी चीज नहीं है, इफ ही कैन नॉट सेव इवन अ सिंगल पार्टिकल ऑफ सैंड इन हिज पाम, अगर अपनी मुट्ठी में अगर रेत का एक जरा भी वो नहीं पकड़ सकता, एंड सेव इट फ्रॉम द क्रूअल वेव्स ऑफ द सी, और क्या वो समंदर की जालिम लहरों से एक जर्रे को भी नहीं बचा सकता। ही इनफैक्ट अपील्स टू गॉड टू मेक हिम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। वो अल्लाह से इल्तिजा करता है कि उसको जिंदगी का मतलब समझा दें, एंड लीड हिम टू द रियलिटी ऑफ लाइफ, और उसको जिंदगी की हकीकत की तरफ ले जाएं, बिकॉज फॉर हिम इट इज नथिंग बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, क्यों उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, एक ख्वाब के अंदर ख्वाब है। दिस स्टैंजा फोकसेस ऑन द पोइट्स कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, existential crisis of life and dreams। जिंदगी का जो वजूद है और ये जो ख्वाब है, ये सब क्या है, ये क्या क्राइसिस है इनके अंदर, इनकी क्या हकीकत है। सो पोएट इज इन utter confusion here। Paraphrasing, O God, can I not grasp them with a tighter clasp? O God, can I not save even a single particle of sand from the cruel waves? Is that all that we see around us in life, or whatever seems to us in this world is nothing but a dream within a dream? This is all about the poem's explanation and its paraphrasing. Coming to the exercise, what idea does the parting of beloved bring into Poe's mind? The parting of beloved brings into Poe's mind that life is a dream. जब वो अपने बिलवेड से जुदा हो रहा है तो उसके जहन में फौरन आ चुका कि जिंदगी एक ख्वाब है। लाइफ इज ट्रांजिएंट, जिंदगी आर्जी है। वी गेन एंड देन लूज पीपल एंड थिंग्स ऑन द वे ऑफ लाइफ। इस जिंदगी में हम लोगों से मिलते हैं, फिर वो लोग हमसे खो जाते हैं, एंड ऑल दीज हैपनिंग्स आर ड्रीम विद इन अ ड्रीम। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख्वाब के अंदर ख्वाब देखते जा रहे हैं हम। एवरी पासिंग मोमेंट बिकम्स अ ड्रीम। लव इज़ एफेमरल एंड सो लाइफ इज़। मोहब्बत भी आर्जी है और ज़िंदगी भी। It tells the speaker that parting is painful but imminent. Parting of beloved shows and tells the speaker that parting is painful. जुदाई बहुत ही दर्दनाक होती है, but imminent, लेकिन ज़रूरी है। Question number 2. What is the theme of the poem and how it is developed in the poem A Dream Within a Dream? The complete poem, A Dream Within a Dream, is dense with hopelessness, frustration, and lament over fleeing nature of life, time, and love. हमें होपलेसनेस नज़र आ रही है, नाउमीदी नज़र आ रही है, मायूसी नज़र आ रही है, अफसोस नज़र आ रहा है ज़िंदगी पे, वक्त पे, मोहब्बत पे। That is why poet says that life is not real but a fantasy which passes very soon. In the first stanza, the departure of his beloved disappoints him so much that he questions his very existence. वो यानी महबूबा की जो जुदाई उसको बहुत ज़्यादा मायूस करती है, तो वो अपने वजूद के बारे में सवाल करना शुरू कर देता है। Therefore, in deep agony, he mourns over the transient nature of life itself. और वो ज़िंदगी की जो आर्जी नेचर है उस पे वो मातम करता है, वो रोता है, वो अफसोस करता है। इन द सेकेंड स्टैंजा ही प्लेजेस टू गॉड, और दूसरे स्टैंजा में वो अल्लाह से
बहुत ज़्यादा इल्तिजा करता है एंड आस्क्स हिम, और अल्लाह से सवाल करता है इफ़ ही कैन नेवर होल्ड टाइम टाइटली एंड रिक्वेस्ट्स हिम टू लीड हिम टू द रियलिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज फॉर हिम लाइफ इज़ बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। और अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है कि वो उसे ज़िंदगी की हकीकत बता दें, क्योंकि वो तो सिर्फ यही समझ रहा है कि ज़िंदगी ख्वाब के अंदर एक ख्वाब है। Question number 3. What metaphor does the poet use for his inability to hold reality and fleeting times? Explain. कौन सा metaphor use करके poet हमें समझाता है कि reality क्या है और वक्त का गुजरना क्या है? The poet uses the metaphor of creeping sand to show that we cannot hold time. जैसे रेत उसके हाथ से फिसल रही है, creeping, फिसल रही है, तो वो कहता है कि हम वक्त को भी नहीं पकड़ सकते। इवन अवर ग्रिप इज टाइट, अगर हम बहुत टाइट ग्रिप भी रखें तो इट स्टिल स्लिप्स एंड क्रीप्स फ्रॉम आवर हैंड। सो लाइफ इज ट्रांजिएंट लाइक अ सैंड, जिंदगी भी एक रेत की तरह आर्जी है, इट वैनिशेस कंप्लीटली और मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। जैसे रेत बहुत डीप समंदर के अंदर जाके गायब हो जाती है, इसी तरह से जिंदगी भी है। डिस्पाइट अवर बेस्ट एफर्ट्स एंड डिज़ायर वी कैन नॉट हैव टाइट ग्रिप ऑन रियलिटी एंड टाइम। Question number 4. What is the tone of the poem? A dream within a dream, illustrated with references from the poem. कहते कि इस पोम की जो टोन है वो कैसी है। जैसे कि आप पोएम को पढ़ेंगे, इस नज़म को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल लगता है, बिकॉज वी आर सेल्व्स बिकम सैड एंड melancholic and like we become thoughtful. Even the readers become thoughtful about the reality of life. So the tone of the poem is sad, melancholic and depressed. The poet is throughout mourning over the parting from a beloved, transient nature of life and love. The words and phrases like parting, hope has flown away, while I weep, and pitiless wave, all are depressing expressions which show that the poet is confused, worried, and highly miserable. Question number 5 is, what type of imagery is used in the poem A Dream Within a Dream, and what feeling does it evoke in you? Analyze. The poet has used visual imagery throughout the poem. Now see, throughout the poem we see the poet standing on the seashore, kissing his beloved, and the sand is slipping through his fingers. We can clearly see all the pictures with our own eyes, So this imagery helps the readers feel the same pain as the poet feels himself. Visual imagery is like kiss upon the brow, grains of the golden sand, pitiless waves, tighter clasp, evoke the same sentiments in us as does the writer feel. We cannot help sympathizing with the poet, and it has influenced our minds too about the reality of life. Question number 6. Pick out the examples of alliteration from the poem A Dream Within a Dream. Also describe its rhyme scheme. How does these poetic devices contribute to the music of the poem? Some examples of alliteration are dream within a dream, grains of golden sand, I hold within my hand, while I weep, seen or seem. The rhyme scheme of the poem is A A A B B C C D D E E F F G G H H H I I J J again B B. These poetic devices create a rhythm and give musical quality to the poem. Question number 7 is, why does the poet call life a dream within a dream? So life is a primary dream, and what happens in life is a secondary dream. If a human wakes up from the secondary dream, he is still not in reality, but trapped into a primary dream. Therefore, nothing is real in this world, but imaginative and fantasy only. We are passing this life in dream only. And death is an awakening, definitely. Question number 8. What did the poem A Dream Within a Dream make you think of, and how did it make you feel? Evaluate. A dream within a dream makes us feel that life is not a reality but an illusion. Life is a series of unreal events. Time passes soon, and we cannot hold it. Man is helpless against the forces of nature. He can do nothing but moans over the transient nature of life, love and time. क्योंकि इंसान जो है वो कुछ नहीं कर सकता.
ज़िंदगी गुजरती रहती है, वक्त गुजरता रहता है, मोहब्बत गुजर जाती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता. So he is helpless. Nothing is permanent and sooner or later we have to face parting, death, decay. कोई चीज़ भी मुस्तकिल रहने वाली नहीं है. जल्दी या शायद थोड़ा देर से हमें जुदाई, मौत और ज़वाल का सामना करना है. This is about the comprehension questions of the poem. Now coming to the grammar exercise, choose the nouns and verbs from the list and fill in the blanks. Now see, try and dog what the house will be like once the builders have finished. Try and dog. Dog here means to judge, criticize what the house will be like once the builders have finished. Mr. Nasir will chair the meeting as our usual president is ill today. Chair the meeting, preside the meeting. वो आज सदारत करेंगे इजलास की. Shakespeare is considered to be the writer who coined more phrases than anyone else. Coined means pen down. लिखी, जिन्होंने बहुत सारे phrases लिखे. Can you help me with this leaflet, Abrar? I have to hand one to every woman who is with a child. Hand means to give. This wall is too rough. We will have to sand it down before we can paint it. Sand down means to make it smooth. हमने पहले इसको स्मूथ करना है, उसके बाद इसको पेंट करना है. The smugglers beached their boat and unloaded the stolen whiskey. उन्होंने अपने जो कश्ती थी उसको किनारे पे लगाया. That student of mine has been clocking me with stupid questions all week. Clocking me, teasing me. A male wolf can father up to 200 cubs in its lifetime. Father up, take the responsibility, or bring up like a father. The snow is getting really heavy now. I think we should radio for help down in the valley. Communicate with someone with the help of radio. Why don't you pen a letter to your father? Pen a letter? Write a letter to your father, seeing as you have a spare 20 minutes. Captain, how many men were manned the lifeboats when the ship finally sank? जब कश्ती डूब रही थी तो कितने लोग जो थे, they were rescued on the lifeboats. Sir, could you get out of your car, please? We have just pictured you doing over 115 miles per hour. Do you have an explanation? We have just pictured you. We have just seen you. Coming to a term, adverb phrase. What is an... Beta, this is not difficult. When you are required to identify adverb phrase in a sentence, first of all, it should come in your mind. What is an adverb? आपके माइंड में आना चाहिए कि adverb है क्या? Adverb is a word which defines a verb. कि उस sentence के अंदर जो action है वो कैसे हुआ? Slowly, fast, lazily, happily, joyfully, energetically, कैसे एक action perform हुआ? This is called an adverb. And what is a phrase? Phrase क्या है? Group of words. अगर ये adverb phrase है तो इसका मतलब है कि किसी भी action को एक word से define नहीं किया गया, बल्कि group of words उसको बता रहे हैं कि वो action कैसे हुआ. Now see, a group of words that act together as an adverb. वो एडवर्ब का काम करते हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि द बॉय इज वॉकिंग स्लोली. अब स्लोली एक वर्ड है जो एक्शन के कि वो कैसे वॉक कर रहा है, स्लोली. स्लोली की बजाय अगर 2-3 वर्ड्स को मिला के हम कहें कि हाउ डज ही वॉक, कि वो कैसे वॉक कर रहा है, 3 वर्ड्स उसको डिफाइन करें उस एक्शन को कि कैसे हो रहा है वो एक्शन, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज. This is nothing difficult for you, giving more information about a verb, adjective or other adverb in a sentence. It answers the questions how. How is the action performed? How much? When? Where? It answers these questions. Now see, there is a question for you. Underline the adverbial phrase in each sentence. We hope the package will arrive. Now what is the action word in this sentence? Arrive. कि हमें पैकेज जो है वो पहुंच जाएगा. नाउ सी,
within the hour. आगे एक चीज बताई हुई है कि अराइव होगा एक्शन कब होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर. So these group of words within the hour which shows के arrival कब हो रहा है, this is called adverb phrase. Phrase is a group of word which qualifies the verb in a sentence. My sister reads books almost as quickly as you do. Now what is the action word in a sentence? अब काम क्या हो रहा है? रीडिंग का काम हो रहा है. कैसे हो रही है रीडिंग? ऑलमोस्ट एज क्विकली एज यू डू, जैसे कि आप जितना तेजी से आप रीडिंग करती हैं उसी तरह मेरी बहन जो है वो रीडिंग करती है. अब एक्शन कैसे हुआ? ऑलमोस्ट एज क्विकली एज यू डू. बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि रीडिंग को, रीड्स इज अ वर्ब, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज. और जो वर्ब को जाहिर बात है आइडेंटिफाई करेंगे वो एडवर्ब्स कहलाएंगे. सो दिस इज एडवर्ब फ्रेज. ये एक एडवर्ब नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज. Number 3, the news reports the metro will be closed for a week. Closed is an action word. Metro बंद होगा. For a week, adverb of time है. A group of words identify the action that is closed. Your pen writes better than my pen does. Now see, your pen writes. आपका पेन लिखता है. लिखना जो है वो एक्शन है, एक काम है. कैसे लिखता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो उसको डिफाइन करें कि वो कैसे लिखता है. अगर यहाँ पे होता है योर पेन राइट्स बेटर, तो बेटर इज एन एडवर्ब. आपका पेन जो है वो बेटर लिखता है, बेहतर लिखता है, ठीक है. लेकिन बेटर देन माई पेन कंपैरिजन आ गया, बहुत से वर्ड्स से उन्होंने राइटिंग को डिस्क्राइब किया. दिस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज. नवाब टेक्स द बस ऑन ट्यूसडे. टेकिंग बस, बस उसको मिलती है कब? ऑन ट्यूसडे. एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज है. जमाल एंड मरियम विल अराइव बाय ट्रेन. कैसे पहुंचेंगे? हाउ? बाय ट्रेन. बाय ट्रेन इज एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि बहुत से, एक वर्ड नहीं है, 2 वर्ड्स हैं. एक से ज्यादा जब वर्ड्स होते हैं तो वो फ्रेज होता है, और ये एडवर्ब फ्रेज है जो एक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है. द डॉग डिग्स अंडर द फेंस. द डॉग डिग्स अंडर द फेंस. वेयर डज इट डिग? Under the fence is adverb phrase. Mom helps me with my homework more often than dad does. कैसे? ज्यादा, अक्सरियत में, यानी डैड से ज्यादा वो मेरी होमवर्क में मेरी मदद करती हैं. सो मोर ऑफन देन डैड डज इज अ फ्रेज, बट इट इज एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है किसको? हेल्प इज एक्शन वर्ड जिसको क्वालिफाई कर रहा है. आसमा फाउंड हर पर्स दैट आफ्टरनून. कब मिला उसको पर्स? दैट आफ्टरनून इज फ्रेज है, और ये किसको कर रहा है? फाउंड को, चूंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है, so it is adverb phrase. We flew our kites on the big hill. On the big hill is a phrase. किसको ये क्वालिफाई कर रहा है सेंटेंस के अंदर? फ्लू, काइट्स को कर रहा है ना, कहाँ पे आप अपनी काइट्स उड़ाते हैं. ऑन द बिग हिल इज एडवर्ब. जो वर्ब को आइडेंटिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा. अगर एक से ज्यादा वर्ड्स में वो अगर उसको डिफाइन कर रहा है वर्ब को, तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा, ठीक है. देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन इट. Now, B section is match each main clause with an adverbial phrase to create a sentence. The dog began barking not too far away. Now, there are 2 columns in the book. You have to match the column. Now, see, the dog began barking. कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया. Not too far away. Now, where? A group of words define or describe the verb barking, so it is called adverb clause. यहाँ पे it is called adverb phrase. Sirens began to wail without warning. Without warning is adverb phrase. Wailing without warning. Something odd was happening far beneath the surface. Far beneath the surface, a group of words which define happening. कि हैपनिंग क्या हो रही, कहाँ हो रही थी? फार बीनीथ द सर्फेस. इट इज एडवर्ब फ्रेज.
Across the street, the boys began to play catch. Now the boys began to play catch is the main clause है, ठीक है? And where across the street is adverb phrase. Something sinister began to stir all around the world. Now see, where does it stir? All around the world. So all around the world is adverb phrase. She began to speak in Russian one bleak afternoon. When did she begin to speak? One bleak afternoon. So one bleak afternoon is adverb phrase जो कि verb को, verb क्या है इसमें? Speak is a verb, action word है. कैसे हुआ action? नहीं, कब हुआ action? One bleak afternoon. So it is adverb phrase. I hope adverb phrase is more clear to you now. ठीक है? एडवर्ब होता है जो वर्ब को आइडेंटिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है कि कैसे वो एक्शन हो रहा है. अगर एक से ज्यादा वर्ड्स में अगर उस वर्ब को डिफाइन किया जाएगा तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा. Now section C is find out the adverb clauses in the following sentences. अब आपने adverb clauses देखने हैं. फ्रेज का तो आपको पता चल गया. अगर एक वर्ड के साथ आप वर्ब को, एक्शन वर्ड को डिफाइन करते हैं तो वो एडवर्ब कहलाता है. लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड्स में आप बताते हैं कि एक्शन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, इट वॉज फार बेटर, और वेयर इट वॉज, हाउ इट हैज बीन डन, तो इट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज. अब क्लॉजेस क्या हैं? देखें, एडवर्ब बात वही होगी कि एडवर्ब्स जो होंगे वो एक्शन को ही डिफाइन करेंगे, लेकिन जब इसके साथ क्लॉज आ जाता है इसका मतलब है कि एडवर्ब क्लॉजेस जो हैं वो सेंटेंस के अंदर अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये मेन सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करेंगे. देखें, सबसे पहला सेंटेंस एग्जाम्पल सेंटेंस है, इवन इफ इट रेन्स. अगर मैं सिर्फ यहां तक ही इस सेंटेंस को इनकम्प्लीट छोड़ दूं, इवन इफ इट रेन्स, तो आप खुद देखेंगे कि आगे क्या हुआ, कि अगर बारिश भी होती है तो फिर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. इट डिपेंड्स ऑन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आई विल कम. अगर आई विल कम को आप इलादा कर लें तो ये खुद भी एग्जिस्ट, ये कंप्लीट सेंटेंस है, आई विल कम. लेकिन इवन इफ इट रेन्स, या अगर बारिश भी होती है तो आई विल कम, मैं जरूर आऊंगी. ठीक है, तो इवन इफ इट रेन्स इज एडवर्ब क्लॉज. अगर आपको सेंटेंस के अंदर कहा जाए कि एडवर्ब क्लॉज को डिफाइन करें तो आप वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखें जो कि अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, विच इन इट सेल्फ इज नॉट कंप्लीट. Similarly, see the second sentence, when you have finished your work. जब आप अपना काम खत्म कर चुके हैं, you may go home. आप घर जा सकते हैं. Now you may go home. आप जा सकते हैं. कब जा सकते हैं? एक्शन ये वाला जाने वाला कब कर सकते हैं? When you have finished your work. सो व्हेन यू हैव फिनिश योर वर्क जो है ये कंडीशन रखी गई है और ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इसके आगे हमने ज़रूर कुछ ऐड करना है, यू मे गो होम. तो जो चीज़ अकेली एग्जिस्ट नहीं करेगी दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करेगी, इट इज़ कॉल्ड, और शो करेगी कि एक्शन कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी, ये डिपेंड करेगी दूसरे पार्ट पे. Number 3 is you can put it wherever you like. Now see, you can put it, आप रख सकते हैं इसको wherever you like, जहां आपको पसंद हो. Now wherever you like is an adverb clause. अगर wherever you like को आप separately लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग, ये incomplete होगा. I did not buy that watch because it was expensive. Now reason बताया why. आप वो घड़ी क्यों नहीं खरीद सके? क्योंकि ये महंगी थी. नाउ सी, क्योंकि इट वॉज एक्सपेंसिव, ये महंगी थी, बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव इज एडवर्ब क्लॉज के एक्शन क्यों नहीं हुआ. और ये जो बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव जो रीजन है ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये डिपेंड करेगा कौन से पार्ट के सेंटेंस पे. आई डिड नॉट बाय दैट वॉच. Number 5, you must go whether you hear from him or not. देखिए, whether you hear from him or not, आपको हर हाल में जाना चाहिए, चाहे आपको उसकी तरफ से कोई पैगाम आए या ना आए. Now see, जाना जो है एक्शन वर्ड है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? whether you hear from him or not. So whether you hear from him or not is adverb clause, और जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता. It depends on you must go.
He spoke in such a low voice that few people could hear him. वो इतनी आहिस्ता आवाज में बोला और उसका नतीजा क्या निकला? दैट फ्यू पीपल कुड हेयर हिम, कि कुछ चंद लोग ही उसको सुन सके. दैट फ्यू पीपल कुड हेयर हिम इज एडवर्ब क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस ही स्पोक, जो कि रीजन पे डिपेंड कर रहा है ना. ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस. नंबर 7, सिंस यू हैव अपोलोजाइज्ड, आपने माफी मांग ली है, वी विल टेक नो फर्दर एक्शन अगेंस्ट यू, हम आपके खिलाफ कोई आगे एक्शन नहीं लेंगे. सिंस यू हैव अपोलो, हम क्यों नहीं एक्शन लेंगे, इसकी वजह क्या बताएगी? सिंस यू हैव अपोलोजाइज्ड. सो सिंस यू हैव अपोलोजाइज्ड इट इज एडवर्ब क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. Number 8, I have not been well since I returned from the hills. मैं पहाड़ी मकामात से जब से वापस आया हूँ, मैं अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहा. Since I returned from the hills is adverb clause which depends on the sentence and gives the reason of why I have not feeling well. He was so weak that he could not stand. वो इतना कमज़ोर था that he could not stand कि वो खड़ा नहीं हो सकता था. That he could not stand is adverb clause. As he was not there, जैसा कि वो वहाँ नहीं था, I spoke to his mother, मैंने उसकी अम्मी से बात की. As he was not there, so this is adverb clause. Phrase और clause में यही फ़र्क है. Phrase कुछ group of words होंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे, जो कि verb को describe करेंगे. क्लॉजेज भी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे होंगे विद अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन याद रहे कि क्लॉजेज जो हैं वो देयर मस्ट बी 2 पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. सेंटेंस के 2 हिस्से होंगे क्लॉजेज में. एक सेंटेंस जो होगा वो डिपेंड करेगा दूसरे सेंटेंस पे, और जो डिपेंड कर रहा होगा दैट वुड बी द क्लॉज, जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा. डी पार्ट ऑफ इट इज अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नाउ सी, शी लिव्स, वो रहती है. कहाँ रहती है? इन अ पैलेशियल होम. इन अ पैलेशियल होम इज एडवर्ब फ्रेज. इज देयर वाटर? ऑन द मून. ऑन द मून इज डेफिनेटली एडवर्ब फ्रेज. शी रैन इन टू हर रूम. कहाँ भाग गई? इन टू हर रूम इज एडवर्ब फ्रेज. दे चैटेड फॉर अ वाइल. कब तक उन्होंने बात की? फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए. सो फॉर अ वाइल इज एडवर्ब फ्रेज. She performed the task with great skill. With great skill is adverb phrase कि कैसे काम हुआ? With great skill. The desert stretched towards the north. North की तरफ सहरा जो था वो फैला हुआ था. कहाँ तक? Towards the north. Adverb of direction है definitely, लेकिन कुछ अल्फाज के अंदर ये बताई गई है. It is called adverb phrase. The gun went off with a loud noise. बहुत ऊंची आवाज में बंदूक चल गई, गोली चल गई. तो विद अ लाउड नॉइज इज एडवर्ब फ्रेज. द फिशर्स वेंट सेलिंग ओवर द सी. ही ले बिसाइड द हीप ऑफ कॉर्न. देखें, कहाँ लेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स में डिस्क्राइब हुआ कि एक्शन कहाँ पे हुआ. दिस इज कॉल्ड फ्रेज. शी विस्पर्ड इन हिज ईयर. ये एक ही सेंटेंस होगा, जबकि क्लॉजेज में आप देख रहे हैं कि 2 पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैं. ठीक है, एक क्लॉज होगा, एक मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा. She whispered in his ear. He fought with all his might. He shouted at the top of his voice. It must be done at any cost. Much water has run under the bridge. Without pausing to consider, he struck the blow. Now, the E part of the sentence, fill in the blanks with the suitable words provided under the sentence to make adverbial clauses. Again, clauses. I waited for my friend. मैंने अपने friend के लिए इंतज़ार किया. देखें, ये complete sentence, अगर हम इसको अलग भी कर लें sentence से, तो ये exist कर सकता है. लेकिन until he arrived, so the most suitable word is until. Until he arrived is adverbial clause. He hid where his pursuers could not find him. वो ऐसी जगह पे छुपा जहां उसके तलाश करने वाले उसको ना देख सके. I'm as intelligent as you are. As he was not there, I left a message with his mother. देखिए, as he was not there is adverb clause. ये डिपेंड कर रहा है. I left a message with his mother. We eat so we may live. We eat, हम खाते हैं. हम इस सेंटेंस को अलग भी कर लें तो ये एग्जिस्ट कर सकता है. सो वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें. डिपेंड करता है किस सेंटेंस पे? वी ईट पे. शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड बेयरली स्टैंड.
If you eat too much, you may fall ill. Though he started early, he finished late. He finished late is the main part of a sentence. और ये जो adverbial clause है, ये depend कर रहा है. If you do not tell me everything, I will not be able to tell you. So, if you do not tell me everything, now see, this is a condition and it depends on the next part of the sentence. Do not go unless I get ready. So, identify an adverb clause in each proverbial sayings. While the cat's away, the mice will play. जब तक बिल्लियाँ दूर हैं तो चूहे खेलेंगे. While the cat's away, the mice will play. Now see, adverb clause है. While the cat's away, the mice will play can exist separately. ठीक है. Clauses और phrases में यही फर्क होगा. Clauses अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करेंगे दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पे. अ लाई ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड. देखें, ये एक अलग से एक सेंटेंस एग्जिस्ट कर सकता है. अ लाई ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड. झूठ जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, एकदम से वो ट्रेवल कर जाता है. वाइल ट्रूथ इज पुटिंग हर बूट्स ऑन. नाउ सी, ट्रूथ अपनी जगह पे खड़ा रहता है. ठीक है. और देखिए, while truth is putting her boots on cannot exist. It depends on the previous sentence. If you do not know where you are going, any road will get you there. Memory is deceptive because it is colored by today's events. Never look down on anybody unless you are helping him up. You have to kiss a lot of toads before you find a handsome prince. Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. Life is what happens when you are making other plans. As soon as you forbid something, you make it extraordinarily appealing. Everything is funny as long as it's happening to somebody else. Don't count your chickens before they hatch. If you want something done right, you have to do it yourself. When the going gets tough, the tough gets going. When in Rome, do as Romans do. Don't cross the bridge till you come to it. अब देखिए, इनमें जो थे idiomatic जो sentences थे, इनमें एक part clause है क्योंकि वो दूसरे part पे depend कर रहा है. G part of it is fill in the blanks to complete each sentence. To make adverbial clauses, the women took notes while being taught to cook. We will go to the game even if it rains. You can put the package wherever you like. Since you have apologized, you will not be punished. She was so tired that she could not stand. Now, I hope the difference between phrases and clauses is clear to you. Phrases group of words हैं, ये एक ही sentence होता है जो action word को show करेगा. That will be called adjective phrase. And clauses ये होंगे कि there will be two parts of the sentences. One is dependent and one is independent. That's all for today. I hope you have liked this lecture. Don't forget to press like button, like, share and subscribe. I thank you all.